बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास कुल क्वेश्चन जो है वो है 100 यानी 100 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ये लास्ट पेज आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो है वो है 100, ये वाला। ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस को हम 5 लेक्चर्स में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है सेक्शन सी का, यानी चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन नंबर डी तक, इनमें कौन सा मेजर जो है वो डिस्पर्जन का मेजर नहीं है। ठीक है, तो इनमें ए ऑप्शन में जो है मीन डिविएशन, ये तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। बी ऑप्शन में है क्वार्टाइल डिविएशन, ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। सी में है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। लेकिन एवरेज डिविएशन फ्रॉम मीन जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जो ऑप्शंस दे गए हैं इनमें कौन सा मेजर जो है वो यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब ये है कि इसका यूनिट जो है वो लेस है, यानी कम आता है। जैसे कि ऑप्शन ए में है स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन बी में है मीन डिविएशन, सी में है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जबकि डी में है रेंज। अच्छा, तो इनमें करेक्ट ऑप्शन सी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द गिवन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज कंसिडर्ड बेस्ट। ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है इनमें से कौन सा बेस्ट है। ए में है स्टैंडर्ड डिविएशन, बी में है रेंज, सी में है वेरिएंस और डी में है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है यानी ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो कंसिडर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट सीरीज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब दो सीरीज को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं, उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है। ए में है रेंज, बी में है मीन डिविएशन, सी में है स्टैंडर्ड डिविएशन और डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट फार्मूला फॉर मीन डिविएशन फ्रॉम अ कांस्टेंट ए ऑफ अ सीरीज in which the variate will use x1, x2, x3 up to xk have frequencies f1, f2, f3 and so on up to fk respectively is। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट फार्मूला है, किस चीज का फार्मूला, यहाँ देख ले, मीन डिविएशन का फार्मूला। ये देखिए, मीन डिविएशन फ्रॉम अ कांस्टेंट ए, एक ए हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। इससे अगर आप मीन डिविएशन का फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो कहते हैं कि कौन सा फार्मूला जो है वो हमारे पास करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो करेक्ट फार्मूला हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, ये वाला। ठीक है, यहाँ देख ले, 1 ओवर n समेशन आई रेज फ्रॉम 1 एंड सो ऑन अप टू n एब्सोल्यूट fi इंटू xi माइनस a इंटू होल एब्सोल्यूट। ठीक है, अगर आप
देख ले तो हमारे पास जो मीन डिविएशन होता है, मीन डिविएशन का फार्मूला, उसमें एब्सोल्यूट ज़रूर होता है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यूज हम एब्सोल्यूट में ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट में लेने की वजह से हमारे पास फार्मूला में तो एब्सोल्यूट आ गया। अब इन ऑप्शंस में हमारे पास ए और बी के अलावा सी और डी दोनों में एब्सोल्यूट्स यूज हुई है, ठीक है। लेकिन जो डी में फार्मूला है उसमें एफ आई जो है वो सिर्फ एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि फार्मूला में सिर्फ एक्स आई के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि एक्स आई से ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर ले, जब उससे वैल्यूज आएंगे तो उनके साथ आपने एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये बहुत ईजी फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, correct formula for variance of n sample observations x1 x2 x3 up to xn is। अच्छा, तो यह वेरिएंस का फार्मूला फाइंड करना है, करेक्ट फार्मूला n सैंपल्स के लिए। तो सैंपल के लिए हमारे पास फार्मूला में n-1 लेना होता है, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 1 ओवर n-1 है, बाकी फार्मूला तो ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी n-1 है, लेकिन समेशन आई रेज फ्रॉम टू n एक्स आई होल स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो होल पे लेना है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। और ये सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि सैंपल है, सैंपल में n-1 हमने लेना है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, ये वाला। तो ऑप्शन डी में भी हमारे पास जो है वो स्क्वायर जो है वो दो होल पे नहीं लिया गया है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है, जबकि n से 1 भी माइनस यानी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो डी भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा जूम करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज। अच्छा, कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस के दरमियान जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो कौन सा है। तो करेक्ट रिलेशनशिप जो है स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का, वो हमारे पास ऐसा है कि जब आप वेरिएंस पर स्क्वायर रूट ले ले तो उससे स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले ले तो उससे स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स होल पावर 1/2, जबकि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर है। तो इसलिए हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हो गया डी वाला, बी वाला, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला तो सबको याद होगा, वो हमारे पास बराबर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन इज मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। आउट ऑफ all measures of dispersion the easiest one to calculate is। अच्छा, मेयर ऑफ डिस्पर्जन तो बहुत से है, कहते हैं कि सबसे इजीएस्ट जो है कैलकुलेशन में वो कौन सा है। ए में है स्टैंडर्ड डिविएशन, बी में है रेंज, सी में है वेरिएंस और डी में है क्वार्टाइल डिविएशन। तो सबसे इजीएस्ट जो है वो रेंज है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, फार्मूला फॉर रेंज यानी और ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn इज। अच्छा, x1 से लेकर xn तक हमारे पास वैल्यूज है। अब कहते हैं कि इसके लिए जो करेक्ट फार्मूला है रेंज का वो कौन सा है। तो करेक्ट फार्मूला जो रेंज का है वो हमारे पास है सी ऑप्शन में, ये वाला, r इज इक्वल टू x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि xn से लेकर x1 तक वैल्यूज हैं हमारे पास। तो xn से x1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे हमारे पास रेंज की वैल्यू आएगी, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 का मतलब ये नहीं है कि x1 सबसे छोटी वैल्यू है और xn जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, बल्कि ये तो सिर्फ वैल्यूज के लिए नेम दी गई है, ठीक है। हो सकता है x1 सबसे बड़ी हो सकता है x2 सबसे बड़ी हो, इस तरह xn की वैल्यू जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है।
तो xn कोई भी वैल्यू हो सकती है और x1 भी जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए हमारे पास रेंज में जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ठीक है, इसी तरह ये बी वाला ऑप्शन भी है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, यानी एब्सोल्यूट यूज किया गया है, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। और ए में तो है हमारे पास x मिनिमम माइनस x मैक्सिमम, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेंज of the set of observations x1, x2, x3 up to xn is। अच्छा, यह हमारे पास जो फार्मूला की बात कर रहे हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज की। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइड बाई x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज नाम तो सुना होगा, बल्कि आपको याद होगा, लेकिन सिर्फ बात यह है कि जब बहुत अरसा कोई बंदा स्टडी ना करे तो फिर जहन से निकल जाता है। तो पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है, रेंज में x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम से हमारे पास रेंज आता है, और फिर उन दोनों वैल्यूज की प्लस पर डिवाइड करने से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आते हैं 12 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज गिवन बाय द फार्मूला। अब क्वार्टाइल डिविएशन का कोफिशिएंट जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्वार्टाइल डिविएशन जो है वो हमारे पास उसका जो फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का, वो हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 इसके बराबर होती है। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1 इस फार्मूला में ये वाला भी है, ये सी ऑप्शन में। ठीक है, डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 तो ये नहीं है। अच्छा, Q3 माइनस Q1 ये भी है और डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 भी है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर asymmetrical distribution MD प्लस माइनस क्वार्टाइल डिविएशन कवर्स। MD का मतलब है मीडियन। ठीक है, यह लिखा भी है इसमें, MD इज इक्वल टू मीडियन एंड QD इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, कहते हैं कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जिसका शेप जो है वो तकरीबन नॉर्मल की तरह होता है, कहते हैं कि MD प्लस माइनस क्वार्टाइल डिविएशन कितने परसेंट वैल्यूज को जो है वो कवर करते हैं। तो ये हमारे पास 50% वैल्यू जो है या ऑब्जर्वेशन जो है वो कवर करते हैं MD प्लस माइनस क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, ये 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है वो कवर करते हैं। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं उनके लिए फिर सॉल्व भी करूंगा, लेकिन इसकी सोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वार्टाइल डिविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल डिविएशन इज गिवन बाय द फार्मूला। अच्छा, क्वार्टाइल डिविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल डिविएशन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका फार्मूला कौन सा है, तो इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये Q3 माइनस Q1 नहीं है, ये Q3 माइनस Q1 है लेकिन डिवाइड बाई 2 नहीं है, और ये है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो ये करेक्ट हो गया, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मीन डिविएशन इज मिनिमम व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम। अच्छा, मीन डिविएशन मिनिमम होता है अगर आप डिविएशंस किस चीज़ से ले ले। ए में है मीन, बी में है मीडियन, सी में है मोड और डी में है ज़ीरो। अच्छा, जब आप मीडियन से मीन डिविएशन कैलकुलेट करें तो वो मिनिमम होता है। ठीक है, मीडियन से अगर आप मीन डिवीजन कैलकुलेट कर ले तो वो मीडियन होता है। क्यों? क्योंकि जो मीडियन की वैल्यू है वो मिडल में वाक़ होती है, और मिडल वाली वैल्यू अगर आप उससे मीन डिवीजन कैलकुलेट कर ले तो वो मिनिमम होगा, जबकि मीन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मीडियन की वैल्यू की बराबर हो, वो कोई और वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए मीडियन से जो हमारे पास मीन डिवीजन की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। क्वेश्चन नंबर 16,
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस इज मिनिमम व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम। वह सिर्फ मेन डिविएशन की बात थी, यह सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस की बात है। ठीक है, यह कहते हैं कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ले ले तो वो मिनिमम होगा अगर आपने डिविएशन किस चीज से लिया हो। अगर आपने डिविएशन मेन से लिया हो तो फिर हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन जो है वो मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ कांस्टेंट वैल्यू 5 is subtracted from each observation of a set, the variance is। कहते हैं कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन से 5 को सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, यानी माइनस कर ले, तो फिर आपका जो वेरिएंस है उस पर क्या असर पड़ेगा। ए में है रिड्यूस्ड बाय 5, बी में है रिड्यूस्ड बाय 25, सी में है अनअल्टर्ड और डी में है इंक्रीज्ड बाय 25। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन से एक वैल्यू को, एक कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें या एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर ले तो वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेरिएंस जो है वो उसी तरह रह जाएगी। अलबत्ता अगर आप एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ले या ऐड कर ले तो मीन पे असर पड़ जाता है, लेकिन वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ each observation of a set is divided by 10, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 10 पर डिवाइड कर ले, the standard deviation of the new observations is, तो न्यू ऑब्जर्वेशंस का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उस पे क्या असर पड़ेगा। ए में कहते हैं कि 1/10 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। बी में कहते हैं कि 1/100 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। सी में कहते हैं कि नॉट चेंज्ड और डी में कहते हैं 10 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस। तो जब अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को एक कांस्टेंट वैल्यू पर डिवाइड कर ले या मल्टीप्लाई कर ले तो फिर हमारे पास वेरिएंस पे असर पड़ जाता है। ठीक है, जब वेरिएंस पे असर पड़ता है तो स्टैंडर्ड डिवीजन पर भी असर पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 10 पर डिवाइड कर लिया है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ओरिजिनल से 1/10 होगा, यानी वो भी 10 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ईच वैल्यू ऑफ अ सेट इज डिवाइडेड बाय सी, अगर आप एक सेट के हर एक वैल्यू को सी पर डिवाइड कर ले, देन द वेरिएंस स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल सैंपल वैल्यूज from coded values dx1, dx2, dx3 up to dxn is obtained by the formula। तो फिर हमारे पास ये जो कोडेड वैल्यूज है dx1, dx2, dx3 up to dxn, इससे हमारे पास s स्क्वायर यानी वेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या बन जाता है अगर आप हर एक वैल्यू को c पर डिवाइड कर ले। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये वाला बन जाता है, b का फार्मूला जो है, यानी s स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n-1 summation dxi minus dx bar होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला जो है n-1 इसलिए है क्योंकि ये सैंपल वैल्यूज है। dxi माइनस dx बार तो बन गया क्योंकि पहले अगर हमारे पास d यूज नहीं होता तो xi माइनस x बार हमने यूज करना था, लेकिन यहाँ हमारे पास हर एक वैल्यू के साथ d मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, यानी d एक कोडेड है, ये जरूरी नहीं है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो भी है, लेकिन ये एक कोडेड वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास dxi या dx बार जो है वो हमने यूज करना है, और होल स्क्वायर ये तो सबको याद है। ठीक है, अब चूंकि c पर डिवाइड किया गया है तो इसलिए हमारे पास फार्मूला में सी स्क्वायर लेना होगा, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उसका स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई करना है वेरिएंस के साथ, ये तो आप सब जानते होंगे। तो बी का ऑप्शन जो है यानी बी वाला फार्मूला जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। अच्छा, कहते हैं कि नीचे जो हमारे पास फार्मूलाज दे गए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनमें कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन में दिया गया है
सिग्मा इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये फार्मूला करेक्ट है। यह हमारे पास समेशन एफ की जगह n यूज हुआ है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को मजीद पढ़े तो यहाँ देख ले, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कहते हैं कि समेशन एफ आई जो है वो हमारे पास n की बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये ए ऑप्शन का फार्मूला जो है वो करेक्ट है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये n जो है ये हमारे पास समेशन एफ की बराबर है। अच्छा, दूसरा है सिग्मा इज इक्वल टू 1/n समेशन आई एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि समेशन एफ को अगर एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर ली और दोबारा एन पर डिवाइड कर ली। क्यों? क्योंकि एक्स बार कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ ये समेशन एफ जो है ये कांस्टेंट बन जाता है, यानी एन। तो एन डिवाइड बाई एन फिर ये एक्स बार आएगी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस इनटू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर। ये भी करेक्ट है। ठीक है, जो शॉर्टकट फार्मूला हम यूज करते हैं ये वो वाला फार्मूला है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें क्या है, इसमें कहते हैं डी इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी डी ऑप्शन में है सिग्मा इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन पे स्क्वायर होना चाहिए जो कि इस पे नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा डियर्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस है वो बाकी 3 और लेक्चर में अपलोड करेंगे। इस वीडियो को आगे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आई उसको भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है उस पर भी बता सकते हैं। जीमेल यानी ईमेल जो है उस पर भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाऊँ उस पर। जो भी इश्यू हो हमारे पास हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह उसकी सलूशन बताएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।